कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 7 क्लास के जो एनसीईआरटी बुक्स है उससे करेंगे। जो 6 क्लास के कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी भी, ठीक है ना। तो अभी बात करेंगे हम लोग 7 क्लास के जो सीटेड एसएसटी पेपर 2 के लिए है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है, चैप्टर का नाम है तो प्रारंभिक कथन और 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या है कि इस चित्र को आप देखिए कि किस तरह से चित्र दर्शाया गया है। ये क्या है, ये है समुद्र, ठीक है ना। और ये श्रीलंका है और ये भारत है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर उल्टा दर्शाया गया है, लेकिन इसे दर्शाया कौन है और कब दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है 12वीं सदी के भूगोल वेत्ता अल इदरीसी, क्या नाम है उसका, तो अल इदरीसी का बयान हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मतलब भूमि से कितना तक दिखाया गया है, तो समुद्र तक दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अरब कहाँ के रहने वाला था, अल इदरीसी तो अरब के रहने वाला था दोस्तों। कहाँ के रहने वाला था, तो अरब के रहने वाला था। और भूगोल वेत्ता अल इदरीसी ने 1100 कितना में 1154 में बनाया था। कितना में बनाया था इस चित्र को, तो 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। क्या है, बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया है। क्या क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया है। और फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। मतलब फ्रांसीसी में भी बनाया था, लेकिन वो कितना में बनाया था, तो 1720 ने बनाया था, ठीक है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनके काफ़ी अंतर है। तो एक ही इलाके का है लेकिन वो काफ़ी अंतर है दोस्तों। क्या है, काफ़ी अंतर है। मतलब इसे अल इदरीसी ने बनाया है। तो ये देख सकते हैं कि अभी जो हम लोग जम्मू कश्मीर सब मानते हैं उसके जगह में ये कौन चीज़ कर दिए हैं, तो ये कर दिए हैं श्रीलंका हो गया, इधर तमिलनाडु सब हो गया, ये सब हो गया है, ठीक है ना। और ये जगह का नाम जो अरबी में लिखा हुआ है ये दर्शाया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनके काफ़ी क्या है, उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढते हैं। अल इदरीसी के जो नक्शा बनाया हुआ है वो अभी कहाँ है, तो दक्षिण भारत के जगह में आज हम कहाँ ढूंढते हैं, तो उत्तर भारत ढूंढते हैं। और श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ है। मतलब श्रीलंका जो द्वीप है वो ऊपर की तरफ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जगहों के नाम अरबी में दर्शाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर अरबी में दर्शाया गया है, हर जगह के नाम अरबी में दर्शाया गया है, ठीक है ना। उसका बाद है दोस्तों कि और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी है जैसे कि उत्तर प्रदेश, क्या है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। अब इस चित्र को देखिए कि इस चित्र है 18वीं सदी के आरंभ में गिलम द लिस्ले के एटलस नामों के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। इसको आप देखिए, ये अभी ऐसे दर्शाया गया है। मतलब वो भी था, यही भारत का ही नक्शा था और ये भी भारत की ही नक्शा है, लेकिन ऊपर में ये श्रीलंका वहाँ दिखाया गया है और ये नीचे दिखाया गया है, ठीक है ना। तो दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। और ये कब दर्शाया गया था, तो ये दर्शाया गया था 1750 में, ठीक है ना। फिर ये कन्नौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 6 वर्ष बाद बनाया गया था। कितना बाद, तो 6 वर्ष बाद बनाया गया था। इस कला विधि के उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। क्या हुई थी, तो सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी और नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। क्या लगेगा, नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उनमें से विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरा देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे को इस्तेमाल किया करते थे। कहाँ का व्यापारी थे, तो यूरोप का व्यापारी क्या करते थे, तो वो समुद्री इलाका को इस्तेमाल क्या करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। और इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनमें उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न इतिहास पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। क्या होता है, पृष्ठभूमियों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर है नई और पुरानी शताब्दी।
शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ साथ ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि वहाँ पर भाषा के साथ साथ में अगर बदलते हैं तो भाषा भी मिलते हैं अलग अलग तरह की, और भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदलती है। मतलब भाषाएं भी समय समय के साथ बदलती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। मतलब जो अभी करते हैं उससे पहले का भाषा अभी भिन्न है, ठीक है ना। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। मतलब समय के साथ शब्दों का जो अर्थ है वो भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाजुल सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो क्या किया था दोस्तों, उसने प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब और हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मतलब पूरे भारत में नहीं था, ठीक है। इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मतलब जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका अधिकार क्षेत्र में जो आते थे उसके लिए यह इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब पूरे भारत में किया जाता है। और सुल्तान के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। मतलब दक्षिण भारत में समावेश हिंदुस्तान के कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों के और यहाँ के निवासियों के संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। और यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। मतलब पहले नहीं जुड़े थे दोस्तों, लेकिन आज हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। और किसी भी शब्द का प्रयोग करने की इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ थे। और उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा सादा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मतलब ऐसा व्यक्ति हो जो भारतीय ना हो, ठीक है ना। और मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समय या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। क्या कहलाता था? विदेशी कहलाता था, ठीक है ना। अब अभी भी देखिए फिर यहाँ पर क्या लिखा है, विदेशी कहलाता। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो हिंदी में क्या कहा जाता था? परदेसी कहा जाता था। और फारसी में क्या कहा जाता था दोस्तों? तो ये अजनबी कहा जाता था, ठीक है ना। और फिर इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। तो किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। क्या होते थे? मतलब एक ही जगह रहते थे लेकिन अलग धर्म का है, अलग धार्मिक का है, जाति का है, लेकिन फिर भी वो क्या होते थे? एक ही जगह रहने वाले लोग विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं जो उनकी खोज की प्रकृति क्या इससे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से क्या है दोस्तों? पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। क्या है? वैसे ही चली आ रही है। और इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों और शिलालेखों और स्थापत्य भवन निर्माण काल तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं।
मतलब वो शिलालेख सिक्कों हो गया, इस सब को क्या करते हैं वो एकत्रित करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि कौन सा इतिहासकार कौन सा राजा का क्या था नहीं था, वो सारे चीज़ को पता लगाते हैं, ठीक है ना। इतिहासकार का काम है यही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल नेक्स्ट है दोस्तों कि धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमश सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा और लोग धर्म ग्रंथ शासकों के वृत्तांत संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जिया अदालतों के दस्तावेज हिसाब तथा कारों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे और धनी व्यक्ति शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियां को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। क्या किया जाता है? अभिलेखा या पुस्तकालय में रखा जाता है। इन पांडुलिपियां तथा दस्तावेज से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। मतलब इनका उपयोग करना क्या है दोस्तों, तो कठिन है। मिलता तो है जानकारी, लेकिन इनका उपयोग करना क्या है दोस्तों, तो कठिन है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, उन दिनों छापे खाने तो थे, लेकिन इसीलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपि की प्राकृतिक बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के ग्रह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी उसको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी। ये बात सही है कि अगर किसी का लिखावट है जो कि समझ में नहीं आती, उसको नकल करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कठिन से उसको नकल किया जाता है, पर भी उसके जैसा नहीं बन पाता है और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता है। मतलब उसे मजबूर होकर के उसे अंदाज ही लगा करके उसे लिखा गया है और फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? छोटे मोटे हो सकते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पांडुलिपि है वो अपने उससे नकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। जैसे कि ये व्यक्ति है जो कर रहा है नकल, ठीक है ना, पांडुलिपि का नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर गुना 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण उसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्ट प्रदान करने के लिए किया जाता है और ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपि से अलग करके बेचने लगे थे। क्या करने लगे थे? अलग करके बेचने लगे थे। ये अरबी में लिखा हुआ है, ये पढ़ा नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। क्या हो जाती है? कठिनाई हो सकती है। और नस्तली के लिपि बाई और वे वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूस से लिखे जाते हैं और फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शक्ति लिपि यह दाई और अधिक घनत्व संक्षिप्त और कठिन है। मतलब जो फारसी या अरबी पढ़ लेते हैं उन लोगों के लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं होता है आसान, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है कि प्रतिलिपियां बनते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल क्या होता है करते चलते थे और कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य सदी तक क्या होता है प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहती है।
अनंत एक ही मूल्य ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूल्य लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? अध्ययन करना पड़ता था। ठीक है ना। अब यह कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल्य वृत्ति तंत्र में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना दोनों वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इनके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है। क्या है? दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नेक्स्ट है कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्ष अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। अनेक तरह के क्या हुए दोस्तों? परिवर्तन हुए। इन काल में अलग अलग समय पर नई पद्धति के दर्शन किए गए। इसलिए इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते थे। क्या होते थे? प्रौद्योगिकी दर्शन होते थे। जैसे सिंचाई में रहट और कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च और चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलों उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। क्या हुआ? नए विचार भी लेकर आए। और परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। क्या हुआ था? आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे और उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। क्या हुआ था? राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र, उसका अर्थ था राजा का पुत्र, से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षेत्रीय वर्ण के होने का दावा करते थे। और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे। क्या आते थे? सेनापति और सैनिक भी आते थे। पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चरण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामिभक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा और सिख, जाट और अहोम और कच्छ मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान कर्म जंगलों की कटाई हो रही थी
और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। क्या हो रहा था? जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। और क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर क्या हुआ? पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। क्या हुआ? मजबूर होकर के अपना स्थान क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। ठीक है ना दोस्तों। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। मतलब कुछ लोग थे जो जमीन को जुताई करने लगे और कृषक बन गए। और कृषकों के लिए ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं और पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। मतलब जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। मतलब बेगार भी उसको देनी पड़ती थी। और परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी। कुछ लोगों मवेशी भी पालते थे। मतलब कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ भी होती थी और मवेशी भी पालते थे। और कुछ लोग खेती से खाली समय में क्या करते थे? तो दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा के दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। मतलब क्या थे? ये दर्जा अस्थायी नहीं थे। और किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहे। मतलब उनके क्या हुए? दर्जे बदलते रहे। और एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। मतलब स्वयं क्या करती थी? अपने अपने नियम बनाती थी। अगर एक ही जाति के है लेकिन वो काम के चलते वो कितने आधारों पर बढ़ जाता था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है कि इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। मतलब बड़े बुजुर्ग जो था वो एक सभा था वो करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। मतलब कुछ ऐसे इलाके थे जिसमें जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। मतलब अपने गांव का जो रिवाज था उसके पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मतलब कई ऐसे गांव था उसमें मुखियाओं का भी शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। मतलब मिल मिलाकर के जो करते गांव होता था उसमें एक छोटी इकाई भी होती थी। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है दोस्तों कि ये क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1200 कितना तक? तो 86-87 तक, ठीक है, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्ययन 2 में देखेंगे। मतलब अध्याय 2 पढ़ेंगे। या अध्याय 1 है, अध्याय 2 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बनाया गया है जो पूर्व में बंगाल गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था। कहाँ कहाँ फैला हुआ था? तो ये पूर्व बंगाल से लेकर के पश्चिम अफगानिस्तान गजनी तक ये फैला हुआ था। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत मतलब दृढ़ की आ जाती थी। मतलब दृढ़ में आ जाता था। और गोंड आंध्र प्रदेश और केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना यहाँ पर देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है कि आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे। मतलब साथ में भी वो क्या समझने की कोशिश में लगे रहते थे दोस्तों, तो ये शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। भाषा तथा क्षेत्र, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सन 1318 के कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी लाहौरी, कश्मीरी और द्रासमुद्री दक्षिण कर्नाटक में और तेलंगानी आंध्र प्रदेश में और गुजरी गुजरात में और मावबरी तमिलनाडु में और गोंडी बंगाल में और अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। क्या है? एक भाषा संस्कृत भी है। किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है। क्या है? यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल क्या करते थे, ब्राह्मण जानते थे और आम जनता नहीं जानते थे। मतलब ब्राह्मण जानते थे और आम जनता उसे नहीं जानते थे, उसे यूज नहीं करते थे, ठीक है। और अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और उसमें इसमें से नहीं आएगा, जितना टिक किया हुआ उतना ही में से आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृत विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। और अध्याय 7 में हम लोग इसके बारे में फिर अच्छा से पढ़ेंगे। राजवंश के भी जुड़े गए थे और इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहट चलती रहती थी और कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। क्या करते थे? एक विशाल साम्राज्य भी क्या करते थे? खड़ा कर लेते थे। सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। क्या होते थे? सभी साम्राज्य नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। क्या होने लगे? क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी और उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा। मतलब वो बदल गए तो उसके बाद छोटे बड़े राज्यों में बट गया और उसमें प्रशासन चलता रहा। और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं की कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में क्या हुआ, इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनमें उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। वैदिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर
इस अवस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। क्या होता था? इस अवस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी वैदिक तत्वों में सामूहिक अवस्था का यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इसकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। क्या हुआ? इसकी भी अवस्थाओं में परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, क्या कहते हैं? आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसे भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आया। महत्वपूर्ण क्या बदलाव आया? तो इसी युग में आया। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं और मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्वपूर्ण तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। क्या हुआ? दबदबा और भी बढ़ गया। दोस्तों नेक्स्ट है, इन युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रबल स्थित देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको मतलब अध्याय जो 6 में जाएंगे तो वहाँ पर जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। यही एक युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। मतलब यही युग में क्या हुआ? नए नए धर्मों का इस उपमहाद्वीप में आगमन होना शुरू हुआ। जैसे हुआ और कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। क्या हुआ? आप्रवासियों के जरिए पहुंचा और मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाते हैं, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। क्या हो? चाहे उस व्यक्ति को सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, वो सबको क्या करते हैं? गले लगाते हैं। और कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। और मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विद्यमान नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते हैं। मतलब इस इस्लाम के जो आरंभिक दौर में जो इस धर्म का नेता जो होता है, नेतृत्व जो करता है, वो खलीफा कहलाते हैं। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही है। क्या है? आगे भी इनकी परंपरा चलती रही है। और इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसी सिद्धांत है। क्या है? हनफी और ऐसी सिद्धांत है। कहाँ पर है? तो भारत में। ठीक है ना। विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर के विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। क्या है? इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में भी क्या करते? नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में
कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है। कितना युग में बांटा है? तो 3 युगों में बांटा है। कौन बांटा है? तो अंग्रेजों के जो इतिहासकार ने भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा है? तो 3 युगों में बांटा है। और कौन कौन का सा है? तो ये है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये विभाजन है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। मतलब बहुत कम इतिहासकार उसे स्वीकार करते हैं जो बांटा है, 3 भागों में बांटा है, ठीक है ना, वो सही नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो बहुत कम स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल अपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज के कई क्या है प्रकारों का समावेश था, जैसे शारीरिक संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। मतलब पहले का जो था वो प्राचीन कहा जाता था, जो हम लोग 6 क्लास में पढ़े हैं, और अभी जो पढ़ रहे हैं वो मध्यकालीन कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार के जनवरी कभी ग्रामवासियों और वनवासियों के कीमत पर प्रधान धर्मों का रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं सदी और 18वीं सदी शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसीलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्ह तथा यह सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो उस पुस्तक के आप जो पढ़ रहे हैं और उसी की तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। मतलब जो पहले पीछे पढ़े हैं हम लोग जो 6 क्लास में और अभी जो पढ़ेंगे 7 क्लास में, उसको ये तुलना करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।